हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जैविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल पढ़ाया था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे हम आपको। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं छोटी छोटी पढ़ाई थी। अयस्क पढ़ाया था, खनिज पढ़ाया था, है ना। इसके बाद धातु कर्म पढ़ाया था, गैंग आधात्री पढ़ाया था, और फिर हम चले थे धातु कर्म में, जिसमें आपने लिखा था कि किसी धातु को पृथक करना या प्राप्त करने की क्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। इसमें कई पद थे, जिसमें पहला पद था अयस्क का पीसना, दूसरा पद था अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण को 3 भागों में बांटा गया था, क्योंकि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के आधार पर अयस्क का सांद्रण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है, जिसकी 3 विधियां थी: गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब अयस्क के सांद्रण के बाद यानी 2 पद हो चुके थे, तीसरा पद आपका आता है निस्तापन, ठीक है ना। तीसरा पद क्या आता है आपका? निस्तापन होता है तीसरा पद। तो देखते हैं निस्तापन में क्या होता है। निस्तापन में वह प्रक्रम, परिभाषा में क्या कह रहा है, वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, 2-3 बार मेरे साथ दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको अगर आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट याद हो जाएंगे। वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित नमी व अन्य वाष्पशील पदार्थ वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, अर्थात बाहर निकल जाते हैं, निस्तापन कहलाती है। देखिए अभी सांद्रण में आपने लिखा था गुरुत्व पृथक्करण, फेन प्लवन विधि। इनमें क्या होता है, अयस्क गीला हो जाएगा, है ना। पानी से धोएंगे, पानी में क्रिया कराएंगे तो गीला हो जाएगा। अब अयस्क में होती है नमी, तो नमी को दूर करना है। तो वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से, यानी गलनांक से कम, यानी वो अयस्क पिघलना नहीं चाहिए, वो अयस्क पिघलना नहीं चाहिए, इतना गर्म करना है कि इसकी नमी दूर हो जाए, वाष्पशील पदार्थ उड़ जाए, लेकिन पिघलना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? तो उसे हम कहते हैं निस्तापन। एक बार दोहरा लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित नमी और अन्य वाष्पशील पदार्थ उड़ जाते हैं, निस्तापन कहलाती है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर रहे हैं, ये हमारा चिन्ह होता है गर्म करने के, तो बना देगा CaO प्लस CO2। अब CO2 हमारी वाष्पशील थी, गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पृथक हो जाती है और हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2 नहीं, यहां पर 3H2 एल्यूमिना होता है, इसको गर्म करेंगे तो Al2O3 अलग हो जाएगा, जो हमारी पानी है वो भाप बन करके उड़ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? जो पानी है वो हमारा भाप बन करके उड़ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल अगला लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। 2Al OH का होल थ्राइस, इसको गर्म करें तो बनेगा Al2O3 प्लस 3H2। यहां भी जो जल होगा वो भाप बन करके उड़ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये क्रिया कहलाती है निस्तापन। यानी डेफिनेशन एक बार फिर से, वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित नमी व अन्य वाष्पशील पदार्थ वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, निस्तापन कहलाती है। आ गया? एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं अगली हेडिंग, चौथा पद। चलिए स्टेप नंबर 4, पद नंबर 4 पे कह रहा है भर्जन। क्या कह रहा है? भर्जन में वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण
धातु ऑक्साइड में हो जाता है तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर उड़ जाती हैं, भर्जन कहलाता है। ठीक है ना। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर है। निस्तापन आपने अभी पढ़ा, उसमें वायु अनुपस्थित थी, और अब आप भर्जन पढ़ रहे हैं जिसमें वायु उपस्थित है। ठीक है ना। तो वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं 2CuFeS2 प्लस O2 ले लिया। ठीक है ना। ये बन जाएगा 2FeS प्लस Cu2S प्लस SO2। ठीक है ना। अब बैलेंस करते हैं। सल्फर के Cu के 2 हैं, Fe के 2 हैं, सल्फर के 4 हैं, इधर उधर 1 2 3, ठीक है 4 हो गए। ये बन गया। SO2 हमारी जो है वो गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आपने लिखा है कि जिससे धातु सल्फाइड, अभी इसका ऑक्सीकरण हुआ, वायु की उपस्थिति में गर्म किया, वायु की उपस्थिति, तो सल्फाइड बने धातु सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। अब ये जो फेरस सल्फाइड है पुनः ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगी और बना देगी फेरस ऑक्साइड 2FeO। अभी आपने लिखा था ना धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण धातु ऑक्साइड में, ये धातु सल्फाइड और ये बन गया धातु ऑक्साइड प्लस 2SO2 जो कि गैस के रूप में उड़ जाए। इसी तरह 2Cu2S प्लस 3O2 बन जाएगा 2Cu2O प्लस 2SO2। क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीकरण क्यूप्रस ऑक्साइड में हो जाता है। तो आपने लिखा कि धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण धातु ऑक्साइड में हो जाता है और अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां जो है वो वाष्प के रूप में या गैस के रूप में ऑक्सीकृत होकर के बाहर निकल जाती है। बात समझ? एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा मेरे साथ कि वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण धातु ऑक्साइड में हो जाता है और अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसी आदि अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर उड़ जाती हैं, अर्थात बाहर निकल जाती हैं और हमें भर्जित अयस्क प्राप्त हो जाता है। यह पूरा प्रक्रम भर्जन कहलाता है। क्या कहलाएगा? यह पूरा प्रक्रम भर्जन कहलाता है। आई बात समझे? एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार और दोहरा लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण धातु ऑक्साइड में हो जाता है और अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर उड़ जाती हैं। यह आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल। और नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं पर स्टेप नंबर 5 पे। नंबर 5 पर कह रहा है प्रगलन। प्रगलन में क्या है कि वह प्रक्रम, देखिए नंबर 5 आ गया आपका। स्टेप नंबर 5 आपके 4 स्टेप हो चुके। कौन कौन से? अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन। अब आया प्रगलन। वह प्रक्रम जिसमें भर्जित अयस्क को कोक तथा गालक मिलाकर, वह प्रक्रम जिसमें भर्जित अयस्क को, यानी जो भर्जन क्रिया से अयस्क प्राप्त हुआ था उसकी बात कर रहा है, कि वह प्रक्रम जिसमें भर्जित अयस्क को कोक तथा गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, प्रगलन कहलाता है। समझ में आई बात की नहीं? अभी तक था गलनांक से कम ताप पर, अब ऐसा नहीं है। गलनांक के बराबर या गलनांक से ज्यादा ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रम को प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रम में कोक जो है अपचायक का कार्य करता है तथा जो गालक होता है वो अगलनीय अशुद्धियों को पिघला देता है और क्या बनाता है? धातुमल बनाता है। इस प्रक्रम को प्रगलन कहते हैं। आई बात सुनने की नहीं? फिर से एक बार सुनने कि वह प्रक्रम जिसमें भर्जित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, वह प्रक्रम जिसमें भर्जित अयस्क को कोक तथा गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, प्रगलन कहलाता है। इस प्रक्रम में कोक जो है अपचायक का कार्य करता है और गालक हमारा जो है वो अगलनीय अशुद्धियों को, यानी अभी तक जो अशुद्धियां दूर नहीं हुई थी, घुलनशील नहीं थी, अगलनीय अशुद्धियों को घुलनशील अशुद्धियों यानी पिघला देता है और धातुमल का निर्माण करता है।
क्या बना होता है, धातुमल। एग्जाम्पल देखें क्या होगा, अयस्क प्लस कोक मिलाया प्लस गालक मिलाया और उच्च ताप पर गर्म कर दिया, ठीक है ना। ये क्रिया जो है वात्या भट्टी में होती है, काय में होती है भैया, वात्या भट्टी में कराई जाती है। और आपका ये बन जाता है धातु प्लस धातु। धातु कैसी होगी, पिघली हुई धातु होगी, यानी द्रव अवस्था में मिलेगी, पिघली हुई धातु होगी और धातुमल पृथक हो जाएगा। आई बात समझ में, इस प्रक्रम को प्रगलन कहते हैं। आ गया होगा समझ में। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक एक शब्द की डाउट क्लियर करता चल रहा हूं। अभी आपने प्रगलन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें पढ़ा था आपने कि वह प्रक्रम जिसमें भर्जित एस को कोक तथा गालक मिलाकर, कोक क्या होता है मैं बता दूं, कोक आपका पिसा हुआ कोयले का चूर्ण होता है जिसे कोक कहते हैं, और गालक क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आया होगा कि गालक क्या है, गालक क्या है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देने जा रहे हैं कि गालक होता क्या है। देखिए क्या है कि वह पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को पिघलाकर, वह पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को पिघलाकर धातुमल बनाता है, वह पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को पिघलाकर धातुमल बनाता है, गालक कहलाता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बनाई मैंने कि वह पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को पिघलाकर धातुमल बनाता है, अर्थात अगलनीय या कहते बेशरम अशुद्धियां हैं, यानी सांद्रण हो गया, निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, अब भी चिपकी चली आ रही हैं, तो उन अशुद्धियों को पिघलाने का काम करता है, वो गालक कहलाता है। आगे कह रहा गालक दो प्रकार के होते हैं, गालक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है अम्लीय गालक और दूसरा है क्षारीय गालक। एक है अम्लीय गालक और दूसरा है क्षारीय गालक। तो देखिए कि अम्लीय गालक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए आगे की हेडिंग है, बहुत छोटी छोटी नई परिभाषाएं बनाई हैं जो कि आपको बड़ी आसानी से याद हो सकती हैं। ऐसी डेफिनेशन मैंने बनाई है कि जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धि होती है तो अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात की नहीं, अम्लीय गालक क्या होते हैं कि जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धि होती है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। आई बात में, इसके एग्जाम्पल है सिलिका SiO2 है, बोरेक्स है, जो अम्लीय गालक के अंतर्गत आते हैं। याद हो गई होगी डेफिनेशन, एक बार फिर से देख ले। जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धि होती है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं, जैसे SiO2, बोरेक्स आदि। नंबर 2 पर देखिए क्षारीय गालक क्या होते हैं। तो क्षारीय गालक के बारे में क्या कहा गया कि जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धि होती है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। भैया एक दूसरे का क्रॉस होता है, अम्लीय को क्षारीय खत्म करता है, क्षारीय को अम्लीय खत्म करता है। तो डेफिनेशन वैसी बनी हुई है कि जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धि होती है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आता है CaCO3, MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक ऑक्साइड आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्षारीय गालक के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रयोग कब होता है, जब अम्लीय अशुद्धि होती है। एक बार डेफिनेशन देंगे, जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धि होती है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। आई बात में, इसके आगे चलते हैं। आपका अगला स्टेप क्या है, देखिए आपके 5 पद हो चुके, एस का पीसना, एस का सांद्रण और निस्तापन, भर्जन, प्रगलन। अब आपका अंतिम पद जो बचता है उसे कहते हैं शोधन। छठवां और अंतिम पद है शोधन। क्या कह रहे हैं, उपरोक्त प्रक्रमों से, उपरोक्त प्रक्रम निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सांद्रण, ये सब बातें आपने की हैं, सारे प्रक्रम आपने दोहराए हैं। तो उपरोक्त प्रक्रमों से प्राप्त धातु में आर्सेनिक, लेड, सिलिकॉन, बिस्मथ, जिंक, एंटीमनी आदि जैसी अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। इन अशुद्धियों को जिन्हें निम्न विधि द्वारा दूर किया जाता है। अगर ये अशुद्धियां दूर नहीं की जाएंगी तो हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होगी, अतः इन्हें दूर करना अति आवश्यक होता है। अब दूर करने के लिए कई सारी विधियां होती हैं जिनके द्वारा इनका शोधन किया जाता है, बट हम आपको एक ही विधि पढ़ाएंगे जो मुख्य और इम्पोर्टेंट विधि है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछी भी जाती है, ठीक है ना। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी विधि। क्या पढ़ाएंगे, विद्युत
अपघटनी विधि। आई बात समझ में? इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए देखते हैं विद्युत अपघटनी विधि क्या है और किस प्रकार इस विधि के द्वारा इसका शोधन किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं शोधन। छठवां पद है शोधन। इसकी पेजी आपको बता रहे हैं विद्युत अपघटनी विधि। यह धातु शोधन की सबसे प्रमुख एवं उत्तम विधि है। यह धातु शोधन की सबसे प्रमुख एवं उत्तम विधि है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है अशुद्ध धातु छड़े, यानी इम्प्योर मेटल की धातु छड़े बना देते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? अशुद्ध धातु की एनोड बनाते हैं, प्लस आवेश दिया तो एनोड हो जाएगा, तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। ये आपका शुद्ध धातु का पात्र होता है, जिसे माइनस आवेश दे दिया तो ये कैथोड बन गया। और धातु के लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें जो धातु का शोधन करना होता है उसी धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जो कि वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, एनोड छड़ें घुलने लगती है, यानी ये छड़ें धीरे धीरे घुलती रहती हैं और शुद्ध धातु कैथोड पर यहाँ पर नीचे एकत्रित हो जाती है, तथा अशुद्धियां जो हैं वो एनोड पर एकत्रित होती हैं। इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाती हैं? वो एनोड पर एकत्रित होती है। और शुद्ध धातु कहाँ पर आती है? वो कैथोड पर एकत्रित होती है। आई बात समझ में? क्यों होता है कि धातु धनावेशित होती है, कैथोड ऋणावेशित होता है, तो शुद्ध धातु एनोड पर चली जाती है, सॉरी कैथोड पर चली जाती है, और अशुद्धियां ऋणात्मक होती है तो धनावेश की ओर चली जाती है। आई बात समझ में? इस तरह से आज आपका ये जो धातु कर्म के 6 पद थे, समझ में आई कि नहीं? मेटलर्जी के जो 6 पद थे, 6 के 6 पूरे हो गए। आज यानी इससे आगे का टॉपिक जो होगा वो आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है ना? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। बोर्ड एग्जाम आपका अपने समय पर होगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। बड़े आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है ना? आप तैयार करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, उसको लिंक भेज दें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। ओके, जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।